सर्कुलर मोशन पहले हम लोग जान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई आपका सर्कल जिसकी रेडियस लेट बी आर, और यहाँ पर कोई पार्टिकल इस प्रकार से जब आपका एक कांस्टेंट पाथ में अर्थात कांस्टेंट रेडियाई पाथ में जब ट्रेवल करता है तो इसका मोशन एक सर्कुलर मोशन होगा। अब ये सर्कुलर मोशन है तो मान लेट बी इट्स वेलोसिटी टू बी वी, इस चीज़ को समझना जरूरी है। आपकी इसकी वेलोसिटी मैंने रिलेट कर लिया v। जैसे ही अगर पार्टिकल मान लेते हैं कुछ समय बाद वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया और यहाँ पर भी उसकी वेलोसिटी इस प्रकार से लाई करेगी। अगर मैं कह दूँ इसको v1 लेट कर लें, दूसरी वेलोसिटी v2 लेट कर लें, तो इन दिस कंडीशन हम देख क्या रहे हैं कि v1, एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि v1 v2 के इक्वल हो, इट मीन्स इनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो अर्थात चालें समान हो। चाल यानी स्पीड और वेलोसिटी यानी वेग, दोनों बातों में थोड़ा सा माइन्यूट अंतर है, तो इन क्वेश्चनों में आपको ध्यान देना होता है। तो v1 बराबर v2 हो या फिर क्वेश्चंस में ऐसा हो v1 r इक्वल टू v2 और इनके ऊपर वेक्टर लगा है। इसका मतलब है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है और इसका मतलब है ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात कर रहा है। जब दोनों की बात करें तो अगर उसका वेलोसिटी इक्वल है तब क्या एक्सेलरेशन की अगर बात करता है, यहाँ से एक्सेलरेशन का क्वेश्चन बन के आता है, यहीं से आपका वर्क डन का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि v1 बराबर अगर v2 है तो इन दिस कंडीशन पर इसका मतलब है स्पीड्स इक्वल हैं, और स्पीड इक्वल हैं तो ऐसी सिचुएशन में एक्सेलरेशन के लिए हम लोग फार्मूला जनरली आपको याद रहता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। अब उसने कहा है कि एक समान वेग से अगर कोई चीज गति कर रही है तो इस कंडीशन जब स्पीड आपस में इक्वल है तो इसको आप कहते हैं यूनिफॉर्म, यानी एक समान वृत्तीय गति, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। और जब इसके वेग आपस में इक्वल हैं तो ऐसी सिचुएशन में वेग का मतलब है दिशा भी ना बदले, जबकि यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ पर स्पीड इक्वल रहती है, यहाँ पर वेलोसिटी इक्वल नहीं रहती है। अगर वेलोसिटी हमारे कंडीशन पर इक्वल नहीं है तो वहां पर एक्सेलरेशन जरूर जन्म लेगा और उसको आप कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, अर्थात a इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। तो यहां से आपको एक तो ar की वैल्यू याद रखनी है। यहां मैंने लिखा है a इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, प्रत्येक कंडीशन में ये चीजें बदल रही हैं, तो आपको इस कंडीशन पर इसको हम लोग कह देते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अर्थात आपका स्पर्श रेखीय त्वरण। अब जब दोनों कंडीशनों में आपका at और ar दोनों अवेलेबल हों, इट मींस नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास at भी वर्कआउट करेगा क्योंकि दैट इज ड्यू टू मैग्नीट्यूड, और ये काम करेगा ड्यू टू डायरेक्शन। अब डायरेक्शन भी बदल रहा है और साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण भी बदल रहा है। जब दोनों चीजें आपकी बदल गई तो ऐसी सिचुएशन में दोनों ही आपके त्वरण काम करेंगे। इस कंडीशन से एक क्वेश्चन रहता है मोशन, एक तो यूनिफॉर्म की कंडीशन, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरी कंडीशन होती है आपके लिए नॉन यूनिफॉर्म। तो जब यूनिफॉर्म की कंडीशन कहता है तो निश्चित रूप से v1 बराबर v2 है। v1 बराबर v2 का मतलब है कि ये इसके परिमाण आपस में बराबर होंगे, और जब v1 v2 बराबर होगा तो टेंजेंशियल वहां के लिए at का मान 0 हो जाएगा और आपका टोटल ar के इक्वल रहता है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपके पास नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन में हो, अर्थात उसका वेग लगातार बदल रहा है या फिर अलग से उसने at आपको बता रखा है, तब आप at को अलग निकालें और ar को निकालें। फाइनली a बराबर बताएंगे अंडर रूट अप्लाई करना होगा at स्क्वायर प्लस ar स्क्वायर। दोनों की सिचुएशन को अलग अलग निकाल करके आपको सॉल्व करना होगा। एक बात को आपको और थोड़ा सा ध्यान दे लेना है, जिसके क्वेश्चंस आपका मैक्सिमम परीक्षा में आपको मिलता है टर्न करने की बात पर, यानी सेंटीपिटल फोर्स पर आधारित क्वेश्चंस। तो उसके लिए आपको सेंटीपिटल फोर्स, एक्सेलरेशन के बाद फोर्स की बात करते हैं तो इसको रहता है mv स्क्वायर अपॉन r, और सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल को बेटा एक बात हमेशा याद रखना है, ये काम करता है केंद्र की ओर, केंद्र की ओर। और इसी में एक बात हमारे लिए रहती है अपकेंद्र बल, जिसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही होगा, यह है अभिकेंद्र। अभी माने अंदर की ओर जिसमें झुकाव हो, उसको आप याद रख सकते हैं अभिकेंद्र। और दूसरा वर्ड है अपकेंद्र, और अपकेंद्र की कंडीशन का फार्मूला भी बेटा यही रहेगा F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, R इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ऊपर वाले के लिए भी हो जाएगा, V बराबर आप जानते हैं R ओमेगा,
ऐसे सिचुएशन पर, और लेकिन इसके लिए आपको डायरेक्शन याद कर रखनी है, केंद्र से अर्थात सेंटर से बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर। तो केंद्र से बाहर आपका काम करेगा अपकेंद्र और केंद्र की ओर काम करेगा हमारे लिए अभिकेंद्र, जिसमें टर्निंग की कंडीशन के लिए आप कौन सा फोर्स कब लगाएंगे, एक क्वेश्चन तो आपका डायरेक्टली थ्योरी का ही क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है, जो अभी हाल ही में इसके पहले एनडीए का जो एग्जाम हुआ है उसमें आप देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका चलती हुई चकती में एक कील रख दी जाती है, कील पर लगने वाला फोर्स कौन सा बल होगा। ऑप्शन आपके थे अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल और दो और कोई और भी। तो हमें कंफ्यूजन होता है कि वहां पर अभिकेंद्र होगा कि अपकेंद्र होगा। बच्चों याद रखिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा कि जो चीज घूम रही होती है, कंसेप्ट क्या है पहचानने का, जो चीज खुद घूम रही है उस पर अभिकेंद्र बल कार्य करेगा, और जिसको किसी के द्वारा घुमाया जा रहा है वहां पर काम करेगा अभिकेंद्र बल। अब कील तो चकती की वजह से घूम रही है ना, तो कील हमेशा कहां गिरने का प्रयास करेगी, बाहर, और बाहर गिरने का प्रयास करने का मतलब उसका आंसर हो गया हमारे लिए अभिकेंद्र बल। यहीं पर आपसे बात पूछने लगता है कि कितनी मैक्सिमम स्पीड से घुमाया जाए। तो स्पीड के लिए क्वेश्चन आपको जब Vmax आपसे पूछ रहा हो टर्निंग करने की कंडीशन में, तो आपको याद रखना है Vmax के लिए डायरेक्टली आपको लगाना है म्यूएस इंटू आर जी। म्यूएस जहां पर घर्षण गुणांक है, आर मोड़ की त्रिज्या है, जी आपके लिए ग्रेविटी है। तो जब Vmax पूछे तो डायरेक्टली आपको इस फार्मूले का यूज करना है, या एंगल पूछ रहा है, सड़क की चौड़ाई पूछ रहा है, तो टर्निंग के केस में आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, tan थीटा इक्वल टू, आपको इसी फार्मूले को कन्वर्ट कर दें तो बन जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर जी, या फिर इक्वल टू h अपॉन डी। एच और डी को समझ लेते हैं, बाकी सारे टर्म वही हैं। थीटा आपका टर्न में एंगल कितना है, या आपका इंक्लाइन प्लेन है वो कितना झुका हुआ है, दोनों ही कंडीशन पर इसी फार्मूले का हम लोग यूज किया करेंगे। v का मतलब है वेलोसिटी, कितनी स्पीड से आपका कार ट्रेवल कर रही है या कोई व्हीकल से ट्रेवल कर रहा है, r आपकी रेडियस है, g आपका ग्रेविटी है। h यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जैसे रेल की पटरियों का क्वेश्चन पूछ लेता है, पटरियों की चौड़ाई आपको बता देता है। जब चौड़ाई बताए तो d का मतलब है पटरियों के बीच की चौड़ाई, और पहली पटरी दूसरी पटरी से कितनी उठी होगी उसके लिए वो आपका कितनी, वो आपकी हाइट है। क्वेश्चन पूछता है पहले से दूसरे को कितना उठा दिया जाए, तो सिंपल आपको tan थीटा नहीं निकालना है, इन्हीं दोनों टर्मों को आपस में इक्वलेट करके h की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है।